स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं कैलाश। आज हम लेके आए कि जैसे आपको पता होगा कि यूपी के अंदर 69,000 वैकेंसी निकली है और उसका अभी 6 तारीख को एग्जाम है। तो उसमें आपको जो चाइल्ड पेडागोजी है उससे रिलेटेड कुछ चैप्टर्स हैं जो जिनसे कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं पे आज हमारा पहला चैप्टर है शिक्षण अधिगम में को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनसे कि शिक्षण या अधिगम की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है कि शिक्षण अधिगम होता क्या है। वैसे शिक्षण अधिगम को लेके हम पहले भी सीटेट में काफी सारे चैप्टर बना चुके हैं चाइल्ड पेडागोजी पे, जिसमें हमने मूल्यांकन, शिक्षण सहायक सामग्रियां, शिक्षण की विधियां और बुद्धि, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के सिद्धांत, इन पे काफी पूरी सीरीज टाइप की थी जिसमें कि आपको 5 से 6 वीडियो मिलेंगे। तो उनमें भी आप शिक्षण अधिगम को देख सकते, पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन फिर दोबारा से यानी कि आज हम फिर बताएंगे कि शिक्षण अधिगम होता क्या है। तो हमारा पहला टॉपिक है कि अधिगम क्या है। अधिगम का मतलब है सीखना। अब जो भी इंसान कुछ भी सीखता है वो अधिगम है। अभी तक जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बच्चे किताबों से सीखते हैं, खेल कर सीखते हैं, वो सारी चीजें अधिगम आती है। मतलब अधिगम का सीधा अगर कहें ज्यादा ना फंसे तो सीधा मतलब है सीखना। लेकिन सीखना भी वही जो आपके व्यवहार में, आपके सोच में, आपके रहन सहन में एक परिवर्तन लेके आए, आपके सोचने का तरीका अलग बनाए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ किताबी जो ज्ञान है आपका उसी को लेके चल रहे हैं कि हाँ ये चीज इस तरीके से किताब में होती लिखी थी तो ऐसे ही होती, वो नहीं। आपके व्यवहार में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक अधिगम नहीं होता। तो अधिगम को लेकर बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। अब उनमें हम पहला मत देख लेते हैं कि वुडवर्थ क्या कहते हैं, अधिगम क्या होता है। वुडवर्थ का मानना है कि जो नवीन ज्ञान है और नवीन प्रतिक्रियाओं की प्रक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया, मतलब व्यक्ति जो कुछ नया सीखता है, जो कुछ भी वो नई किसी कार्य की प्रतिक्रिया करता है, किसी कार्य कोई आया एक्शन रिएक्शन जो जिसको हम कह सकते हैं, वो जितनी सारी चीजें सीखता है वो सारी प्राप्त करने की, प्राप्त होने की नहीं, प्राप्त करने की जो चीजें सीख रहा है, वो जो प्रोसेस चल रहा है उसका धीरे धीरे, वो अधिगम है। यानी कि इनके कहने का मतलब कि एक प्रोसेस होता है, वो जो प्रोसेस है वही अधिगम है। क्रो एंड क्रो कहते हैं, क्रो एंड क्रो सीखना, आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों की प्रक्रिया है। मतलब सीखना, जो इंसान जो कुछ भी सीख रहा है वो उसकी आदतों, उसके बिहेवियर, उसके ज्ञान, उसके नॉलेज और उसकी अभिवृत्ति, उसकी क्षमताओं, योग्यताओं की एक प्रक्रिया है। यानी कि जब इंसान सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसके ज्ञान, उसका ज्ञान बढ़ता है या उसमें वो कुछ नया सीखता है। अभिवृत्तियां, वो कुछ नया करने की उसकी जो योग्यताएं हैं। पहले मान लीजिए अगर वो 2 गिलास पानी पी सकता है तो वो अपनी क्षमता बढ़ा के उसको 4, 5, 6 तक पहुंचा सकता है। तो ये सारी क्या है, सीखने की प्रक्रियाएं हैं। और यही क्रो एंड क्रो का मानना है कि जब तक आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों में जो की प्रक्रिया है वो अधिगम है। ठीक है। स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर का मानना है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर
सामंजस्य की प्रक्रिया है। मतलब स्किनर कहते हैं कि जो सीख रहा है, जो कुछ भी इंसान सीख रहा है, ये बच्चा सीख रहा है, वो उसके व्यवहार में, उसका जो व्यवहार है, उसका बिहेवियर है, उसमें जो लगातार, क्योंकि आपके किसी भी काम में आप कुछ चीज पढ़ते हैं, किसी चीज को याद रखना शुरू करते हैं, जब भी आप अपने एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो आप कुछ सारी चीजें इकट्ठे ही याद नहीं होती। आप धीरे धीरे एक प्रोसेस चलता है कि आज आपने 2 चैप्टर करे, कल आपने 4 चैप्टर करे, परसों आपने 6 करे, तो एक लगातार एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो वही वो कहते हैं कि जो सीखना है व्यवहार में उत्तरोत्तर लगातार स्टेप बाय स्टेप सामंजस्य। एक परिस्थिति थी, उसके बाद जो दूसरी कंडीशन आई आपके पास, सिचुएशन आई, उसके साथ मिक्स करना, उनको एडजस्ट करना, दोनों सिचुएशन को की प्रक्रिया सीखना है या अधिगम है। अब अधिगम जो है कि ये प्रक्रिया तो पूरी है कि इंसान जो कुछ भी सीख रहा है वो अधिगम है, लेकिन बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से जो उसके सीखने का जो प्रोसेस है वो रुकता है या उस पर बाधा आती है। तो जो पहला इसका प्रोसेस है, अब इसके प्रोसेस को हम, यानी कि जो अधिगम है वो किन किन कारणों से उसमें बाधा आती है, वैसे तो उसको हम 2-3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला छात्र संबंधी है, दूसरा शिक्षक संबंधी, पहला छात्र संबंधी। छात्र संबंधी जो कारक हैं, यानी कि ऐसे कारण जो बच्चे से रिलेटेड है, जिनकी वजह से बच्चा नहीं सीख पाता, तो उसमें कह सकते हैं कि पहला कारण होगा बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ, यानी कि बच्चे का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि जो बच्चे की मेंटल और फिजिकल हेल्थ है, वो उसको कुछ भी नई चीज सीखने में बहुत, यानी कि एक बाधा है, रुकावट उसके सामने खड़ी करती है। अब मान लीजिए अगर किसी बच्चे को डिस्ग्राफिया जैसे एक अधिगम अक्षमता होती है, यानी कि उसमें बच्चा लिख नहीं पाता, ठीक है, डिस्कैलकुलिया है, जिसमें बच्चे को जो न्यूमेरिक्स होते हैं, गणित की जो थ्योरी होती है या नंबर उसको याद नहीं रहते, तो वो एक मेंटली प्रॉब्लम है, जिसको बच्चा, यानी कि वो उसके प्रोसेस को, उसके सीखने की जो प्रक्रिया है उसको बहुत स्लो कर देता है। तो वही बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य है, जब तक वो बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो वो उसकी सीखने की जो प्रक्रिया है उसको धीरे करेगा। अगर मान लीजिए कोई बिल्कुल मेंटली और फिजिकली बच्चा बिल्कुल हेल्थी है, ठीक है, वो अगर काउंटिंग को सीखने में, गिनतियों को सीखने में अगर 1 दिन लगाता है, छोटा बच्चा है 1 दिन लगा रहा है, लेकिन अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, वो मेंटली उसको कुछ दिक्कतें हैं, तो वो उस चीज को नहीं सीख पाएगा, या उसका जो प्रोसेस होगा वो 1 दिन की जगह 2 दिन होगा, या हो सकता है 3 दिन हो जाए। तो ये उसके सीखने की जो अधिगम की जो क्षमता है उसको प्रभावित करता है, बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। दूसरा परिपक्वता, यानी मेच्योरिटी। जो बच्चे होते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका जो मेच्योरिटी लेवल है वो बढ़ता जाता है, वो चीजों को जल्दी जल्दी समझना शुरू करता है। आप अगर एक प्राइमरी की 5th क्लास के बच्चे को के साथ एक 10th क्लास के बच्चे को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो 5th क्लास का बच्चा है वो कुछ चीजों को सीखने में थोड़ा लेट काम करता है, लेकिन जो 10th क्लास का बच्चा है वो उन्हीं चीजों को बड़ी जल्दी सीख लेता है, उसका जो थॉट ऑफ प्रोसेस है वो जल्दी काम करता है। तो वो परिपक्वता का एक परिणाम है कि वो बच्चा बड़ा है, वो जितना जल्दी मैच्योर हो चुका है, और जो 5वीं क्लास का बच्चा वो अभी नहीं हुआ। तो जैसे जैसे बच्चा
बड़ा होता जाता है, उसकी मैच्योरिटी, उसकी परिपक्वता बढ़ती जाती है, जिस कारण वो जल्दी जल्दी चीजों को सीखना और समझना शुरू करता है। ठीक है, फिर वातावरण। वातावरण, एनवायरनमेंट, बच्चे की जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो बच्चे की एजुकेशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। वो क्या चीजें सीख रहा है या क्या चीजें उसको बाधा पहुंचा रही है वो करेगा। अब मान लीजिए आपके किसी बच्चे के घर की जो कंडीशन है, वहां पे रोजाना लड़ाई वगैरह होती है, तो बच्चे को जो दिमाग है या उसका जो कंसंट्रेशन है वो पूरी तरीके से पढ़ाई पे नहीं होगा। बच्चा हमेशा डाइवर्ट रहेगा, क्योंकि एक तरफ वो मेंटली अपने जो घर की सिचुएशन है उनसे भी वो जूझ रहा है, और साथ ही जो उसकी अपना पढ़ाई है उस पर भी पूरा फोकस नहीं कर पा रहा। तो ये कारण होते हैं कि जो बच्चे को इफेक्ट करते हैं उसके पढ़ने में, उसको कोई चीज सीखने में। ठीक है, उसके अलावा आर्थिक स्थिति, बच्चों की परिवार की अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो इफेक्ट करता है इनडायरेक्टली बच्चे की पढ़ाई पर। बच्चे को काफी सारी चीजें चाहिए होती है जो आप नहीं प्रोवाइड करा पाते, जिसके कारण बच्चा, यानी कि अगर आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा अपनी सारी चीजें जो उसको चीजें चाहिए पढ़ने के लिए वो सारी वो उसके पास आ रही है, लेकिन दूसरा बच्चा उन चीजों को नहीं अफोर्ड कर पा रहा, तो वो उसकी एजुकेशन को तो इफेक्ट कर रहा है, उसके साथ ही उसको भी इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो, यानी कि अगर कहें तो हीन भावना, उसमें डिप्रेशन का वो तनाव में आ सकता है बच्चा, कि दूसरा बच्चा सारी चीजें लेके आ रहा है, उसकी वजह से वो पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो चीजों की वजह से जो आर्थिक इकोनॉमिक उसकी जो कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है कि वो सारी चीजें अफोर्ड कर पाए, तो वो उसके पढ़ने को प्रभावित करता है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट बनता है वो है शिक्षक संबंधी। शिक्षक यानी जो टीचर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है कि ऐसी कौन सी कमियां रह जाती है शिक्षक की जो बच्चे की पढ़ाई को इफेक्ट करती है। पहला, शिक्षण विधि। जो टीचर का मेथड है पढ़ाने का वो कितना सही है और कितना गलत है, ये बच्चे की जो उसका अधिगम है, उसका जो लर्निंग प्रोसेस है उसको इफेक्ट करता है। अगर शिक्षक जो टीचर है वो बच्चे को पढ़ाते टाइम, यानी कि जो बच्चे को जरूरत है, जिस विधि की जरूरत है उसके द्वारा पढ़ाता है तो बच्चा जल्दी सीखेगा। अगर मान लीजिए आप केजी की क्लास में, अभी एक प्ले स्कूल होते हैं वहां पे बच्चों को खेल के द्वारा, यानी कि उनको कोई ना कोई एक्टिविटी दी जाती है और उस एक्टिविटी के द्वारा वो बच्चे सीखते हैं। उनको बी से बॉल दिखाया जाएगा, ए से एप्पल दिखाया जाएगा, सी से कैट दिखाई जाएगी, डी से डॉग दिखाया जाएगा, तो बच्चे उन चीजों के साथ रिलेट करते हैं और सीखते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे को, एक प्राइमरी का बच्चा है, उसके सामने आप लेक्चर जो मेथड होता है, व्याख्यान विधि, जिसमें आप पूरा आपकी पूरी एक परियोजना बनी होती है, एक चैप्टर का पूरा फॉर्मेट तैयार होता है, उस पे आप पढ़ाना शुरू कर दें और बच्चे के सामने सिर्फ एक लेक्चर में बताए तो बच्चा उससे कभी रिलेट नहीं कर पाएगा प्राइमरी क्लास का। हाँ, ये लेक्चर विधि को से पढ़ाया जाता है, लेकिन ये हायर एजुकेशन में इफेक्ट करती है, वहां पे बहुत प्रभावी है, वहां पे पढ़ाना इसका सही है, लेकिन एक प्राइमरी के बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो शिक्षण विधि यानी कि बच्चे का जो लेवल है, बच्चे के लेवल के हिसाब से, बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता है या उसकी जो योग्यता है उसके हिसाब से हमें टीचिंग मेथड अपनाना चाहिए। ठीक है, दूसरा, शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि जो टीचर है, जो भी उसका पढ़ाने का तरीका है, वो बच्चों को कितना जल्दी
एब्स्ट्रैक्ट से यानी कि वो बच्चों को मूर्त से अमूर्त जो चीजें बच्चे को पता है और जो चीजें बच्चे को नहीं पता वहां से किस तरीके से बच्चों के सामने उस चीज को प्रेजेंट करता है उसके ऊपर है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट किस तरीके से वो लेके आता है कि बच्चे को अभी तक बच्चे ने यानी कि एरोप्लेन देखा नहीं है, लेकिन अब टीचर बच्चे को एरोप्लेन के बारे में बता रहा है तो कितनी जल्दी वो बच्चे को कोई मैप फोटो दिखा के कोई मॉडल दिखा के बच्चे के सामने प्रेजेंट करता है कि ये एरोप्लेन है, तो बच्चा उससे समझेगा सीखेगा। तो शिक्षण सहायक सामग्री जो सामग्रियां हैं वो उसी चीज पे प्रभावी है कि बच्चे को वो चीजें इफेक्ट करती हैं, बच्चा उन चीजों को देख के जल्दी सीखना शुरू करता है। ठीक है, विषय वस्तु संबंधी यानी कि जो भी कंटेंट टीचर पढ़ा रहा है वो बच्चे के लिए कितना जरूरी है और कितना नहीं। मान लीजिए बच्चे के लिए कंटेंट बहुत जरूरी है, लेकिन जब उसको टीचर पढ़ा रहा है तो वो इतने पढ़ाते टाइम बहुत ज्यादा उसका जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, टफ है, वो बच्चे को समझ में नहीं आ रही। तो जो विषय वस्तु है वो बच्चे के लिए जरूरी तो है, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि जो टीचर की लैंग्वेज है उसका जो पढ़ाने का तरीका है वो बच्चे पे इफेक्ट नहीं कर रहा, बच्चा उससे नहीं समझ पा रहा। ठीक है, विषय वस्तु के अंदर एक चीज की जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा, अब मान लीजिए आप प्राइमरी का फर्स्ट क्लास का बच्चा है, आप उसको ज्योमेट्री पढ़ाना शुरू कर दे, बच्चा नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी बच्चे ने गिनतियां तो सीखी नहीं है और आप उसको ज्योमेट्री पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो विषय वस्तु यानी कि जो हमारा कंटेंट है वो बच्चे के हिसाब से होना चाहिए, बच्चे के हिसाब से होगा तभी उन चीजों को पढ़ पाएगा और समझ पाएगा। और अगर नहीं समझ पा रहा तो उसकी जो अधिगम की प्रक्रिया, उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो अगर कहें तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, यानी कि बच्चा अगर शारीरिक और मानसिक रूप से जो थकान है, अगर बच्चा मेंटली रूप से बहुत ज्यादा थका हुआ है तो भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो आज के हमारी क्लास में का टॉपिक यही था कि प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो जिसमें हमने मेनली दो कारक देखे, छात्र संबंधी और शिक्षक संबंधी। शिक्षक के अंदर जैसे कि हमने देखा शिक्षण विधा थी, शिक्षण सहायक सामग्री, वस्तु संबंधी। ठीक है, और जो छात्र संबंधी थी उसमें वातावरण हो गया, बच्चे का मेंटली और फिजिकली उसकी हेल्थ, ठीक है, उसकी परिपक्वता। एक उसमें पॉइंट था सीखने की इच्छा, बच्चा जब तक उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा कि वो बच्चा किस तरीके से सीखेगा, यानी कि उसमें इंटरेस्ट ही नहीं कोई नई चीज को जानने का, तो बच्चा कभी नहीं सीख सकता। आप उसको कितना ही जबरदस्ती उसको पढ़ाने की कोशिश करें कभी नहीं सीख पाएगा। जब तक बच्चे के अंदर खुद इंटरेस्ट होना चाहिए किसी नई चीज को सीखने का, तभी वो चीजें वो आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप बच्चे को किस तरीके से सिखाएं। अब बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आप उसको प्रोत्साहित करके, मोटिवेट करके लगातार उसको कोई स्टोरी सुनाएं। लोगों की जो जीवनियां होती है, बायोग्राफी होती है, उसमें बहुत सारे उनके जो स्ट्रगल होता है कि किस तरीके से वो कहाँ पहुंचे। जैसे आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि वो पढ़ने में बहुत होशियार नहीं थे लेकिन उन्होंने बहुत बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। तो बच्चों को ऐसी छोटी छोटी बड़े लोगों की कहानियां सुनाई जाए ताकि बच्चे उनसे मोटिवेट हो सके और बच्चे का जो प्रोसेस है वो बढ़ सके और आप उसको एक ट्रैक पे ला सके जिस ट्रैक पे अभी तक वो नहीं है। तो ये हमारे कुछ कारक थे जो बच्चे के लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको पसंद आए हैं या जैसा भी आपको लगा है उसके लिए कमेंट जरूर करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।